प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन वीडियो में हम आपको मनु की न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे या उस पर हम समझाएंगे या आपसे वार्तालाप करेंगे। मनु के पिछले वीडियो में हमने उनके मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की थी। मंत्रिपरिषद कैसा होगा, मंत्रिपरिषद किस तरह से कार्य करेगा, मंत्रिपरिषद में कौन कौन सदस्य होगा, मंत्रियों से राजा को किस तरह से मंत्रणा करनी चाहिए, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज इस वीडियो में उसकी न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। मनु स्मृति में न्याय व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अपनी मनुस्मृति में उन्होंने कहा है कि शासन के अस्तित्व का अंतिम प्रयोजन न्याय व्यवस्था है। समस्त जीवन में बुराई का प्रतिकार करना, सद्गुण को प्रतिष्ठा करना तथा एक उचित न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था के आधार पर राजा को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। जब शासक अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए न्यायपूर्ण ढंग से दंड की व्यवस्था लागू करता है, तभी वह प्रजाजन की जीवन की रक्षा कर पाता है। समस्त प्रजाजन के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित कर पाता है। ऐसी स्थिति में ही प्रजाजन जीवन में त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि कर पाते हैं। शासक अपनी योग्यता से न्यायिक शक्ति के उचित प्रयोग के आधार पर समाज के दुर्बल वर्गों की रक्षा करता है। उचित न्याय व्यवस्था के आधार पर अपनी शक्ति के लिए वैधता प्राप्त करता है। कालांतर में ये बातें शासक की शक्ति में वृद्धि का आधार बनती है। इस प्रकार उचित न्याय व्यवस्था समस्त प्रजाजन की रक्षा का साधन, धर्म, अर्थ और न्याय की सिद्धि का मार्ग है। तार्किक निष्कर्ष के रूप में सर्वोच्च शासक की शक्ति का आधार होती है। अर्थात मनु ने कहा है कि न्याय व्यवस्था राज्य की आधार होती है। न्याय व्यवस्था में राजा को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, और अगर राजा ने इन तीनों त्रिवर्ग की प्राप्त कर ली है आम जनता में, तो वह एक सफल शासक के रूप में माना जाता है। मनु आगे कहता है कि न्याय व्यवस्था निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीतिक या सांस्कृतिक जीवन में यमराज की जो निष्पक्षता सब जगह जगजाहिर है। इससे स्पष्ट है कि वो जो अपराधी है वो बच नहीं सकता और जो निर्दोष है उसको दंड नहीं मिल पाता। इस आधार पर मनु का कथन है कि शासक के द्वारा यमराज के समान अपने आप को राग, द्वेष, क्रोध और मोह से परे रखते हुए प्रिय और अप्रिय के भेद को पूर्णतः त्याग कर आचरण किया जाना चाहिए। उनका मत था कि ऐसा शासक जो निरपराधी को दंड देता है और दंड देने वाले योग्य को छोड़ देता है, तो वह नरक का भागीदारी होता है। इस आधार पर मनु ने निष्पक्ष न्याय की भी अपने मनु स्मृति में विवेचना विस्तृत रूप से की है। मनु ने न्याय व्यवस्था का आधार उन्होंने ये माना कि मनु को धर्म के आधार पर शासक को न्याय व्यवस्था करना चाहिए। मनु को न्यायिक कार्यों में सर्वोच्च शासक को सर्व प्रमुखता दी गई है। निष्पक्ष न्याय का निर्देश शासक को दिया गया है, लेकिन शासक के पास में इतने कार्य होने के कारण वह इसके लिए एक न्यायिक व्यवस्था का भी गठन करेगा, और वह न्यायिक व्यवस्था में एक न्यायिक सभा के निर्माण करेगा और उसमें ऐसे ब्राह्मण और पार्षदों को रखा जाएगा जो विधि के ज्ञान के ज्ञाता है, जो न्यायिक शक्ति का निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके हैं। मनु के अनुसार न्याय सभा में साधारणतः एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, और ये न्यायाधीश कम से कम 3
अन्य व्यक्तियों पार्षदों के साथ कर मिलकर बनाया जाएगा। अर्थात 3 पार्षद, 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 व्यक्तियों के माध्यम से न्याय प्रणाली को संचालन किया जाएगा और उसका अध्यक्ष राजा होगा। इस प्रकार राजा को न्याय सभा में प्रमुखता स्थिति प्राप्त है। लेकिन इसे प्राप्त न्याय सभा में प्रमुखता की स्थिति प्राप्त है, लेकिन इसे प्राप्त प्रमुखता की यह स्थिति बहुत अंशों में अलंकारिक है। शक्ति की दृष्टि से न्याय सभा के अन्य सदस्यों के एक समान एक सदस्य होगा। मनु ने न्यायाधीशों की निष्ठा, बौद्धिक क्षमता, चारित्रिक उत्कृष्टता पर विशेष बल दिया। इस संबंध में उसने प्रतिपादन किया कि न्याय सभा के सदस्यों को विधि, राष्ट्र में प्रचलित परंपराओं, रूढ़ियों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हो जो भारी चिन्हों, स्वर, वर्ण, संकेत, चेष्टाओं से मनुष्य के आंतरिक भावों को जान सके। मनु का निर्देश था कि न्याय सभा में साधारणतः जो शास्त्रों का सम्यक रूप से समझने वाले ब्राह्मणों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। यदि योग्य ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो क्षत्रिय और वैश्यों की नियुक्ति न्यायिक पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में उन्होंने शूद्रों को न्याय सभा में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात मनु के अनुसार जिस राज्य में शूद्र न्यायिक सत्ता का प्रयोग करता है वह राज्य अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनु दोहरा व्यवहार अपनाता है। वो जाति को बहुत अधिक महत्व देता है। इसीलिए इस मनुस्मृति को आलोचना का पात्र भी बनना पड़ता है। मनु इस बात पर बल देते हैं कि न्याय सभा में सदस्यों की नियुक्ति कर देने मात्र से राजा का दायित्व पूरा नहीं हो जाता। वस्तुतः वह सुनिश्चित करना भी राजा का दायित्व है कि उसके द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अर्थात न्यायिक प्रक्रिया एक निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। न्याय का एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। अर्थात न्यायिक प्रक्रिया को लंबी नहीं खींचनी चाहिए। और उन्होंने विभिन्न प्रकार के विवाद और न्यायिक प्रक्रिया का भी विस्तृत रूप से अपनी मनुस्मृति में उल्लेख किया है। उन्होंने 2 भागों में बांटा है न्यायिक प्रक्रिया को। वे विवाद जिनमें किसी व्यक्ति और व्यक्ति समुदाय पर हिंसा का अभियोग हो, न्यायालय के आपराधिक क्षेत्राधिकार के अधीन माने जाएंगे। द्वितीय वे विवाद जो भूमि और धन के लेन देन से संबंधित है, दीवानी विवादों की श्रेणी में माने जाते हैं। आगे चलकर मनु ने समस्त विवादों को पृथक पृथक विषय वस्तु से संबंध होने के आधार पर 8 श्रेणियों में विभाजित किया है। जैसे पहला है ऋण, धरोहर, बिना स्वामित्व के विक्रय, वाणिज्य और व्यवसाय में साझेदारी, दान आदि में दी गई संपत्ति अथवा वस्तु को क्रोध, लोभ, अपात्रता के कारण वापस लेना, कार्मिकों का वेतन, संविधाओं का उल्लंघन, क्रय विक्रय में विवाद उपस्थित होना, स्वामी तथा पालक में विवाद होना, सीमा से संबंधित विवाद, दंड पर अर्थ शरीर पर भौतिक हमले से संबंधित विवाद, गाली गलौज से संबंधित विवाद, चोरी, डाका एवं बलपूर्वक संपत्ति का आघात पहुंचाने वाले अन्य अपराध, स्त्रियों के पर पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध, स्त्री पुरुष के आपसी दायित्व से संबंधित विवाद, धन संपत्ति और भूमि आदि का बंटवारे से संबंधित विवाद, जुआ खेलना आदि से संबंधित विवाद। मनु ने स्पष्ट किया कि पृथक पृथक प्रकार के वादों में न्यायाधीशों को उनकी प्रकृति के आधार पर पृथक पृथक और आवश्यकता अनुसार पृथक पृथक प्रक्रिया को अपनाकर विचार करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में मनु अनाथ और अवयस्क व्यक्ति के हितों की रक्षा का दायित्व राज्य को सौंपता है। मनु इस बात पर बल देते हैं कि जिस व्यक्ति पर अपराध लगे हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसे अपने बचाव का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमाणों और साक्ष्यों का पर्याप्त रूप से मनु ने
अपनी मनुस्मृति में उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक मानुष प्रमाण और दूसरे है दिव्य प्रमाण। इसमें मानुष प्रमाण का कम महत्व और दिव्य प्रमाणों का अधिक महत्व होता है, लेकिन दिव्य प्रमाण सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते। तो मानुष प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं, लिखित, युक्ति और साक्षी। मनु के अनुसार न्यायाधीशों द्वारा लिखित प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन बलपूर्वक लिखने वाले लेखों को अमान्य कर देना चाहिए। साक्ष्य प्रमाणों में आंखों देखा हाल होने के कारण वे ही विश्वसनीय होते हैं, किंतु मनु के अनुसार असत्य बोलने वाले सेवक, शत्रु, सन्यासी और कोढ़ी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। साक्ष्य के पूर्व शपथ का विधान रखा जाना चाहिए। मिथ्या साक्षी देने वाले को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। स्त्रियों के लिए स्त्रियों का साक्ष्य लेना चाहिए। ब्राह्मणों की साक्षी एक विशेषज्ञ के रूप में होनी चाहिए। मनु न्यायाधीशों से अपेक्षा करता है कि वह साक्षियों के प्रति न्यायालयों में सम्मानजनक, अर्थात जो गवाह देने वाले आते हैं न्यायपालिका, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। मनु साक्षियों पर किसी प्रकार के दबाव का निषेध करते हैं। उन्होंने न्यायाधीशों का ये दायित्व निर्धारित किया है कि वे ऐसा साधारण वातावरण बनाए जिसमें साक्षीदाता बिना किसी दबाव और धैर्य के साक्ष्य दे। इस आधार पर मनु ने जो अपनी न्याय व्यवस्था का विस्तृत रूप से वर्णन किया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है उसके हूबहू उन्होंने न्यायपालिका को स्थापित करने की कोशिश की। उनकी आलोचना यह की जा सकती है कि मनु कहीं न कहीं पूर्व ग्रह से ग्रसित था और मनुस्मृति में उन्होंने ब्राह्मण शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, और जबकि शूद्रों को उन्होंने सभी कार्यों से अलग रखा, जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से, वर्तमान दृष्टिकोण में यह आलोचना का पात्र बनते हैं। जय हिंद, जय भारत।